चलो भाई अपन स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, दो टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक प्रॉफिट मेकिंग, जो किस नाम से जाने जाते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। क्लियर है? तो ये वाली एंटिटीज, हाँ एलएलपी, ये सब एंटिटीज अपन क्यों ओपन करते हैं? प्रॉफिट मेकिंग। एक दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि कौन कौन आते हैं, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, लाइब्रेरी और भी फलाना ढिमकाना। अरे क्लियर? स्कूल एनपीओ हो सकता है, मतलब अगर उसने नॉट फॉर प्रॉफिट में रजिस्टर कराया, लेकिन जितने भी स्कूल होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट में ही रजिस्टर कराते हैं, समझ रहा, सोसाइटी में। ठीक है? अब क्या होता है ना कि वो देखो, समझो, उन लोगों के अकाउंट्स में वो ये शो करते हैं कि भाई हम जितना भी पैसा ले रहे हैं वो स्कूल पे ही खर्च हो रहा है, ये सैलरीज में जा रहा है। यानी वो जो मेंबर्स, जिन लोगों ने वो स्कूल खोला है, वो घर नहीं लेकर के जा रहे हैं, तो ऑफिशियली तो वो कुछ घर नहीं लेकर के जा सकता है, पर अदरवाइज वो ले जाते होंगे, तो ये नहीं पता, ये कुछ नहीं कह सकते। हाँ एक्चुअली ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो अब देखो, डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले तो नॉट फॉर प्रॉफिट का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी को सर्विस देना। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ये क्लियर है? कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। ठीक है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसमें उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल, जो ओनर से पैसा आता है या पार्टनर से पैसा आता है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या बोलते हैं? उसको अपने फंड्स मिलते हैं डोनेशन के नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम से, और उसको अपन कैपिटल फंड या कॉर्पस फंड और किसी किसी केस में जनरल फंड भी बोलते हैं। ये क्लियर है क्या? ठीक है। फिर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट में बनते हैं, वो बनते हैं एक तो रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट मेकिंग में क्या बनता है? ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ये क्लियर है? क्लियर है ना? अब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग तो होती नहीं है, लेकिन बिजनेस करती है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं होता। जैसे मान लो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है कि वहां फीस नहीं लगती, बहुत कम लगती है। तो वहां पर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सरप्लस या डेफिसिट, क्योंकि वो पैसा कोई घर नहीं लेकर के जा रहा है। जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉफिट बोलते हैं, वो कैपिटल में जुड़ जाता है, वो घर लेकर के जा सकते हैं। आ रहा है समझ में? कैपिटल मतलब मैंने एक बिजनेस में पैसा लगाया जिसमें कि मेरे को अर्निंग होगी, तो मैं अपने घर भी लेकर के जाऊंगा। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या होता है? टैक्स वैक्स की भी छूट मिलती है, तो उसमें जो पैसा लगाया है उससे जो अगर और जनरेट हो रहा है तो वो उसी में लग रहा है। ऐसा पर्पस होता है, तो घर लेकर के मेंबर्स नहीं जाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है ना, उसमें वो प्रॉफिट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? लेकिन यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? ठीक है? अब देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या के लिए बनती है? सोशल, चैरिटेबल या कल्चरल पर्पस। क्लियर है? नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कौन मैनेज करता है इसको? ट्रस्टी। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो समझो, मान लो कि कोई एक बंदा है जिसके पास बहुत पैसे हैं और उसका चैरिटी का मन है, तो वो क्या करता है कि किसी चैरिटेबल संस्था को वो अपने पैसे दे सकता है। तो एक तो किसी को पैसे दे सकता है, वो डोनेशन है, वो अपने पैसे से क्रिएट कर सकता है एंटिटी को, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली। उसमें वो किसी को क्या बना देगा? ट्रस्टी। समझ में आ रहा है? या तो वो खुद क्या होगा? ट्रस्टी।
खैर प्रैक्टिकल बात हो गई। नॉर्मली वो क्या कर रहा है, किसी को पैसे दे रहा है जिसको वो क्या बना दे रहा है, ट्रस्टी, और एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। क्लियर है? तो ट्रस्टी मैनेज करते हैं किसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। और मेंबर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों ने पैसे लगाए। अब या तो वो लमसम लगा दिए, या तो हर साल या हर महीने कुछ पैसे वो लगाएंगे, उसको कहते हैं हम सब्सक्रिप्शन, है ना। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट, हेल्प्स देम टू कीप ट्रैक ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, और इससे क्या होता है, ठीक है, दे कैन कीप ट्रैक ऑफ देयर इनकम एंड, देखो नॉट फॉर प्रॉफिट है भले ही, लेकिन उनको अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्योंकि भाई वो पैसा एक्चुअली में सोसाइटी के लिए खर्च हुआ या नहीं, इनको ऑडिट वॉडिट भी कराना पड़ता है। क्लियर है गाइस? कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? 3 अकाउंट होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस। क्या है? क्लियर है? तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी, कोई इंडिविजुअली एंटरप्राइज को ओन नहीं कर रहा, एनपीओ एक अलग पर्सन है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। क्लियर है? तो कोई नया मेंबर आ रहा है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई जा रहा है तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? ये कौन है? ये है वो एनजीओ। आ रहा है समझ? क्लियर है? ये एनजीओ है, ठीक है। मैनेजमेंट देख लो, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेज्ड बाय पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड। देखो क्या है ना, इसमें किसी का पैसा तो लगा नहीं है, मतलब मेंबर्स ने लगाया हुआ, चैरिटी है, तो मेंबर्स चुन लेते हैं कि भाई ये मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी जो डिसीजंस लेगी, जैसे स्कूल वगैरह में गवर्निंग काउंसिल या उस तरीके से होती है, वो डिसीजंस लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी विद मेन ऑब्जेक्टिव और रेंडरिंग सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस या कल्चरल, दिखाया कल्चरल, लिखा कल्चरल नहीं है बस, अरे सब क्लियर है? ठीक है, तो किसी पर्पस के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। मोटिव क्या होता है? सर्विस। ये क्लियर है क्या? ठीक है, सर्विस मोटिव क्लियर है? इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये क्लियर है क्या? ठीक है, आगे पैसे कहां से आते हैं? तो भाई अगर मान लो चैरिटेबल पर्पस है तो नॉर्मली कोई इन्वेस्टर नहीं होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में इन्वेस्टर होते हैं जो पैसे लगाते हैं कि हाँ भाई और अर्निंग होगी। तो इसमें अर्निंग कैसे होगी? मान लो बिजनेस तो इन जनरल कोई वैसा करते नहीं है ये लोग कि प्रॉफिट घर लेकर के, हाँ डोनेशन वगैरह से। तो जो मेंबर्स है हो सकता है वही ईयरली सब्सक्राइब करते हो, मतलब पैसे देते होंगे। क्लियर है? डोनेशन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। कुछ लोग लेगेसी दे देते हैं कि भाई कोई एक बंदा है जिसकी फैमिली नहीं है लेकिन बहुत प्रॉपर्टी है, तो उसने अपनी पूरी लेगेसी जो है वो दे दी। ये क्लियर है? इस तरीके से अलग अलग सोर्सेस से किसी भी एनजीओ को पैसे आते हैं। ये क्लियर है? सरप्लस जो है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, मेंबर घर लेके नहीं जा सकते हैं पैसे। क्लियर है? मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने जो भी प्रॉफिट कमाया तो वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है कैपिटल मोड, फिर उससे वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं कैश। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कैपिटल फंड होता है, उसी में सारा पैसा होता है। वो किसका होता है? उस एनजीओ का। ये क्लियर है? ठीक है, समझ गए आप? अकाउंट, ठीक है ना। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लियर है, ये किस तरीके से मतलब अकाउंट्स बनाती है? सबसे मेन तो इसका एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वैसे बनता है जैसे पीएनएल और बैलेंस शीट। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो अलग से क्या बनता है? रिसीट एंड पेमेंट। ये कैश अकाउंट के जैसा होता है लेकिन ये टोटल एक साथ समराइज करता है। देखते हैं अभी बना जाएगा। तो बच्चों एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 3 चीजें होती है। कौन कौन सी?
रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लियर है? कैपिटल फंड होता है ना, बाकी किसी का पर्सनल नहीं होता, पता एनजीओ का ही होता है। ये क्लियर है? अब फाइनल अकाउंट कैसे बनाओगे आप? देखो, जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं एक एनजीओ में, तो उनकी एक कैश बुक होती है, उसको वो रिकॉर्ड करते जाते हैं, डेली के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? डेली या मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन, कई बार ट्रांजैक्शन कम होते हैं तो मंथली बेसिस पे कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल के एंड में वो पूरी कैश बुक, एक समराइज कैश बुक बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट क्या है? एक तरीके से बच्चों, समराइज्ड कैश बुक। समराइज्ड कैश बुक का मतलब, मान लो आपने साल में 10 बार फर्नीचर खरीदा, तो कैश बुक में वो 10 बार आएगा, रिसीट एंड पेमेंट में एक बार आएगा कि बाय फर्नीचर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना? तो ये इसको कब बनाते हैं हम? एट द एंड ऑफ द ईयर। मेन बातें नोट भी करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्लियर है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? कब बनाया जाता है ये? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। समझ आ रहे? ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, देखो समझो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर करने के लिए ना तुमको कैश, इनकम और एक्सपेंस, इन दिनों बहुत क्लियर बाइफरकेशन तुम्हें पता होना चाहिए। शुरू के अगर तुमने जर्नल के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें काफी दम से मैंने चीजें वो वाली बताई है कि हाउ कैश इनफ्लो इज नॉट इक्वल टू इनकम, हाउ कैश आउटफ्लो इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर कैश के जाने को इंडिपेंडेंटली देखो और एक्सपेंस के होने को इंडिपेंडेंटली देखो। क्या ये क्लियर है बच्चों? बताइए, बोलो, क्लियर है? एक्सपेंस आपको इंडिपेंडेंटली देखते आना चाहिए, कैश का आउटफ्लो आपको अलग से देखते आना चाहिए। मतलब आपके 100 रुपए जा रहे हैं, क्लियर है, तो भी जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस हो। आपका एक भी पैसा नहीं जा रहा, फिर भी हो सकता है एक्सपेंस हो गया हो, फिर भी हो सकता है कि इनकम हो गई हो। क्या ये क्लियर है ना? चलो, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कैश बुक ट्रांजेक्शन इन कैश बुक और कैश बुक की समरी अपन बना लेते हैं, जिससे क्या बन जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले मतलब 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, लेजर की तरह बनता है। सिंपल कैश बुक अगर आपने बनाई होगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके बनते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। तो रिसीट साइड आपके सारे जो भी मिलेगा कैश, इनकम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? जितना भी कैश आया अब किसी भी साल का, खैर आगे आने ही वाला है। आप समझो कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो आप कहाँ लिख दोगे? डेबिट साइड। ये ब्रॉड डाउन है, बिड हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ लिख दोगे? क्रेडिट साइड। क्लियर है? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है ना? ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट, अच्छा ये देखो, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट। कैश या बैंक दोनों के लिए ही ये यूज होने वाला है। ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये एक असेट का अकाउंट है बच्चे। इनकम या एक्सपेंसेस को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कैश के आने और जाने से फर्क पड़ेगा। समझ रहे? तुमने फर्नीचर खरीदा तो कैश में क्या होगा? अगर गया होगा तो, उधार में खरीदा तो, है ना? क्लियर है? तो अगर कुछ नहीं दिया तो अपन कैश ही मानते हैं वैसे। तो आप हर ट्रांजेक्शन में क्या ध्यान रखेंगे कि कैश आया या क्या? मतलब मैं बोल दूं कि 10 करोड़ की इनकम, तो भी कैश में नहीं लिखना है अपने को, जब तक कि
कुछ और इन्फॉर्मेशन हम तो उसके बारे में मतलब देख लें, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ही उसको लिखो कैश, अदरवाइज हो सकता है उधार के कारण या जो भी। क्लियर है गाइस? तो asset account है, increase in asset is debited and decrease is credited. Receipts are recorded on the debit side and payments are recorded on the credit side. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आपको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस पता है? क्या आपको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस पता है? कैपिटल आइटम मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट और कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा जो रेवेन्यू नहीं है, मतलब कि बैलेंस शीट में आएगा सीधे। कोई एसेट परचेज कर रहे हो आप, मान लो आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, मान लो कि आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, क्लियर है? तो जनरली उसमें ज्यादातर एरिया कौन सा कवर होता है? फिक्स्ड एसेट वाला। क्लियर है? किसी भी फिक्स्ड एसेट के लिए नॉर्मली जब आप खर्चा करते हो तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और रोजमर्रा की चीजों के लिए जो भी आप खर्चा करते हो उनको आप रेवेन्यू बोलते हो। इसी तरीके का रिसीट होता है जो आपकी इनकम का पार्ट है, जो आपको कमाई हो रही है, समझ रहे हैं? आपने कोई भी चीज सेल करी तो जो पैसे आ रहे हैं वो सब क्या है? वो सब रेवेन्यू आइटम। वो सब क्या है बच्चे? रेवेन्यू आइटम। ये क्लियर है? ठीक है? लेकिन ठीक है, वो सब आपके रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो बताया ना मैंने अभी आपको, है ना? सेल्स, हाँ ठीक है। तो कैपिटल रिसीट क्या हो, ये वाले में बहुत लोग फंसते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। जब लोन ले रहे हो तो पैसा आ रहा है पर इनकम नहीं, रेवेन्यू आइटम नहीं, उसको सीधे हम कहाँ दिखाते हैं? क्लियर है? तो कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम दोनों। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आइटम कैपिटल है कि रेवेन्यू। इस बात से किसको लेना देना रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से आइटम आएंगे? सिर्फ रेवेन्यू वाले। कैपिटल वाले कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को देखेगा। रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ किसको देखेगा? कैश और बैंक। कैश आया बैंक बढ़ा डेबिट, कैश गया बैंक का हुआ क्रेडिट, खत्म हो गया। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, because all cash receipts and payment, irrespective of the fact whether they are of capital nature or of क्लियर है? क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? कैपिटल रेवेन्यू आइटम कुछ भी हो, रिसीट एंड पेमेंट में समझ, ये क्लियर है? ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस होती है। मतलब मान लो कि तुम 2022 का 2022 का क्या बना रहे हो? रिसीट एंड पेमेंट। तुमको इस साल में 10,000 रुपए मिले, तुमको इस साल में कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए। ये क्लियर है? लेकिन ये पिछले साल के थे, तो बताओ रिसीट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? रिसीट एंड पेमेंट तुम 2022 का बना रहे हो और इस साल में अगर कैश मिला है तो भूल जाओ ये किस साल का है। इस साल मिला है ना तो कैश में आए। इस साल पैसा गया है ना, चाहे अगले साल का हो चाहे पिछले साल का हो, समझ रहे? इस साल में पैसा गया है तो रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट दिखेगी। इस साल पैसा आया है तो रिसीट एंड पेमेंट में। तो रिसीट एंड पेमेंट आपको सिर्फ ये बताता है कि इस साल में आपको कितना कैश रिसीव हुआ है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को लेकर के, और इस साल में कितना पैसा आपका गया है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को लेकर। वो इस साल के लिए है या नहीं है, ये बात हमको नहीं पता। समझ में आ रही है बात? जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितनी चीजें आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी? जो इस साल की इनकम्स है वही मैं इनकम में रिकॉर्ड करूंगा, जो इस साल का एक्सपेंस उसी को मैं एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करूंगा, भले ही उसका कैश पहले ही जा चुका हो, अभी जा रहा हो या बाद में जाए, इट डजंट मैटर एट ऑल। क्या है? क्लियर है? ठीक है बेटा, मेरी क्लास चल रही है ना, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। पता नहीं क्या बोले। क्लियर है? अब देखो टाइम पीरियड, हमारे जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर
इस दौरान जो भी हमको कैश मिला हुआ है वो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, भले ही वो किसी भी साल को पर्टेन करता हो। समझ रहे? कोई भी इनकम हुई हो, कोई भी एक्सपेंस हुआ हो, अगर इस साल में उसका कैश गया नहीं है, इस साल में उसका कैश आया नहीं है, तो वो चीज रिसीट एंड पेमेंट में शो नहीं होगी। क्या ये क्लियर? ठीक है ना? रिसीट एंड पेमेंट की शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस से। आ रहा है सामने? क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस में कैश का बैलेंस भी आता है और बैंक का बैलेंस भी आता है। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, तभी मतलब कैश का नॉर्मल बैलेंस में अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूं, कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? कभी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। आपके पास -5 रुपए है, ऐसा हो सकता है, समझ रहे? तो मिनिमम आपके पास 0 कैश हो सकता है, आपके पास -5 कैश नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं भैया हमने लोन ले लिया, तो बेटा आपके पास कैश बढ़ेगा लोन लोगे तो। आ रहा है सर? माइनस में कहा जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। तो है ना? तो स्टार्ट विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। लेकिन बैंक का ऐसा नहीं है। बैंक का बैलेंस ओपनिंग जो है वो डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। समझ आ रहा है? तो बैंक में ओपनिंग बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट साइड भी आ सकता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। क्या क्लियर है? कैश ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस व्हाइल बैंक कैन हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का बताता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन क्रेडिट साइड लिख देते हैं, होता वो डेबिट बैलेंस ही है। क्या ये क्लियर है ना? स्टेप्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस किसका ले लेंगे? कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का, और उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाने को आता है, जैसे कि अभी आएगा, आ रहा है सामने? क्लियर है? आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को आएगा, तो जैसे ही आएगा तो उसको आप इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपको ओपनिंग कैश इन हैंड दिख रहा है, ओपनिंग कैश इन बैंक दिख रहा है, तो उसको उठा करके आप कहां पर लिख देंगे? रिसीट एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट बनाना और डेबिट साइड में उसको लिख देना है। क्या ही क्लियर है? अगर आपको बैंक को ओवरड्राफ्ट दिया है तो रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन करके क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, ये देखो, देखा? ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रहा है? ओडी लिखा हुआ देखो ध्यान से, ओपनिंग बैंक ओडी, क्लोजिंग बैंक ओडी। नॉर्मल बैलेंस जो है वो है ना? यस। समझ आ रहा है? ठीक है ना? अलग अलग तरीके से दिखाते हैं अपन। बैंक का नॉर्मल सेविंग अकाउंट अलग दिखाते हैं और बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है उसे अलग दिखाते हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है? और इस तरह से हम दिखाते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये क्लियर है ना? ठीक है कि नहीं? हाँ, जो बैलेंस बचा हुआ मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ। अगर वो बैलेंस इंटरेस्ट के साथ ज्यादा बच रहा है तो मैं उसको लिखूंगा। मैटर ये नहीं है कि इंटरेस्ट लगा या नहीं, मेरे बैंक में टोटल बैलेंस क्या है। ठीक है ना? क्योंकि इंटरेस्ट जो मैंने कमाया मिल गया तो बैंक में क्रेडिट हो गया होगा, और नहीं तो फिर क्या हुआ होगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये जो आपको है ना, ये दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक ओडी है। ये जो दिख रहा है ये आपका 18,000 क्या है? बैंक ओडी है। बाकी ये नॉर्मल कैश बैंक बैलेंस है, ये नॉर्मल कैश बैंक बैलेंस है। क्लियर है ये? ठीक है? हाँ, क्या डेप्रिसिएशन का क्या? कुछ नहीं। स्टेप्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जितनी भी रिसीट्स हैं उनको आप कहाँ दिखा देंगे? डेबिट साइड। और भाड़ में गया उनका नेचर,
मतलब चाहे कैपिटल हो चाहे अगर पैसा आया है तो आप उसको कहाँ दिखा देंगे, और अगर पैसा गया है, चलो तो अभी आगे बोल रहा है कि चाहे वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, इस साल आया ना कैश तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट में आएगा। और इसका ये भी मतलब अदरवाइज कैसे बोल सकते हो उसको कि अगर रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा है तो इसका मतलब ये इस साल में आया हुआ कैश, लेकिन हो ये कभी कभी सकता है। आ रहा है ये क्लियर है क्या? हो सकता है अगले साल के लिए भी मिल गया, हो सकता है पिछले साल के लिए भी मिल गया। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, कोई भी रिसीट हो, पैसा आया ना तो आप यहाँ लिखो। बात सिर्फ कैश और बैंक की हो रही है, क्या ही क्लियर है? आपका कोई असेट बढ़ा तो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, आपका कैश बढ़ा तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। कैश कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ तो रिसीट एंड पेमेंट में आ जाएगा। क्या ही क्लियर है? भले ही वो रेवेन्यू, मतलब अगर आप बिल्डिंग खरीदेंगे तो अगर आपका कैश गया तो भी ये पेमेंट में आएगा, अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे उससे अगर आपका पैसा गया तो भी वो इसमें आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो रिसीट एंड पेमेंट में दो चीज आती हैं, रिसीट और पेमेंट। सबसे पहले कौन सी? कैपिटल, जैसे कि बिल्कुल सही, फर्नीचर बेचा तो जो पैसे आए, या लाइफ मेंबरशिप की, है ना। इस तरह से अलग अलग चीजें जो नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, जो या तो आपके असेट को कम कर देंगी या तो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देंगी। नोट करो ये वाला, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, पूरा बन जाए फिर खींच लेना फोटो। और रिसीट में कौन सी रिसीट आती है? रेवेन्यू जनरली कौन से नेचर का होता है? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जो मल्टीपल टाइम्स अकर होता है, री अकर होता है तो रिकरिंग, समझा रहे? इससे जनरली क्या होता है? इट क्रिएट्स इनकम। ये क्लियर है गाइस? और ऐसे ही पेमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जिससे हमारे या तो असेट बढ़ जाते हैं और या तो लायबिलिटीज कम हो जाती है। क्या क्लियर है ना? इसकी याद दिलाऊंगा मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है ना, जिससे कि क्या क्रिएट होता है बच्चे? एक्सपेंडिचर। क्या ये क्लियर है? लो ना, थोड़ी मिटर गया है कोड, स्टोर है पूरा, अपन जितनी बार से फ्लैश का चला रहे, लाइट चमक रही फ्लैश से और धुंधला हो जाएगा। ठीक है, क्या है? क्लियर है? ओ मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, तो मतलब तेरे पास 2 मॉड्यूल 1 तो एक क्लास में दे देना। अरे हाँ ना, नए बच्चे आते हैं उनके काम आ जाते हैं, जिनका मॉड्यूल नहीं आता ना उनके काम आ जाती है। चलो, तो गाइस ये रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। अगर कभी किसी चीज को आपको पहचानने में मुश्किलात हो, समझ आ रहा है? ठीक है, आपको लगे ये कौन है, ये कहाँ से आया है, तो देख लो उसका जनरल नेचर, इसको देख करके आप पहचान सकते हैं। बहुत सारे जाने माने चेहरे होंगे इसमें, समझ रहे? कुछ जो अनजान लोग हैं उनके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं,
अरे ऐसा क्लियर है, ठीक है। ये तो बुक में मिल जाएगा एज इट इज, इसकी क्या फोटो खींच, ये तो अभी रीड कर लो, इसको तो रीड करो, और कोई एक आइटम ऐसा लग रहा है ना कि अनयूजुअल होता है जिसको अपन पहचान नहीं पाते कि ये कैपिटल है कि ये रेवेन्यू है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मान लो कोई एनजीओ है, तो वह एनजीओ क्या करता है, कोई फंड रेजिंग प्रोग्राम या कुछ ऐसा करता है, तो वो और लोगों से बात करता है कि भैया हम आपका बैनर लगा देंगे, क्या आप हमको पैसे देंगे। एडवर्टाइजिंग इनकम हो जाती है कई बार, नहीं समझे, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजिंग इनकम उसकी होती है ना जो एडवर्टाइजमेंट दूसरे का कर देता है। कहाँ लिखा है, अबे कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना उसमें, रिसीट में देखना नालायक, लास्ट आइटम रिसीट का। अब तो इधर में रिसीट थोड़ी बताऊंगा, यहाँ तो एक्सपेंस है, ठीक है। ये पेमेंट साइड है नालायक, समझे। हाँ, और ये सारी रेवेन्यू पेमेंट है और वो सारी रेवेन्यू रिसीट। ये क्लियर है क्या। जनरल ग्रांट मतलब कि ऐसे आपको फ्री में पैसा दे दिया सरकार ने या किसी ने, सर receipts from show, अरे ठीक है, ऑडिट नहीं करते, सेक्रेटरी सैलरी समझ लो, वो ऑनर करना वो अलग होता है, ऑनरेरियम एक्चुअली में इसलिए बना है, सैलरी बोलने से ऐसा बुरा लगता है ना बड़े लोगों को, तो ऑनरेरियम बोल देते। आ रहा है सर, हाँ ऐसे ही है, कॉलेज वाले में जैसे कोई बड़े किसी को बुलाते हैं तो उसको पैसे देते हैं, तो उसको ऑनरेरियम बोलते हैं, सैलरी या वैसे नहीं देते, अच्छा नहीं लगता ना, मतलब ऐसा, ठीक है। ये कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, अगर इनफ्लो आउटफ्लो है तो यहाँ आएंगे, अगर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है तो नहीं आएंगे, कैश बैंक दोनों, ठीक है। ये क्लियर है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरली हम लाइफ मेंबरशिप को क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीट। एंडोमेंट फंड के पैसे मिले तो कैपिटल रिसीट, लेगेसी मिली है तो कैपिटल रिसीट। टूर्नामेंट फंड, फंड के लिए अगर कुछ भी मिलता है आगे आएगा आपको फंड बेस्ड भी, प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड। कुछ लोग ऐसे दान देते हैं कि ये लो, ये दान ले लो, लेकिन इससे बिल्डिंग ही बनाना, तो वो दान के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी आती है, तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो वो पैसे तो कैश में बढ़ गए, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो बिल्डिंग फंड में लायबिलिटी साइड में दिखता है। जब आप बिल्डिंग पे खर्च करते हो, देने वाले ने कंपल्शन ना लगाया हो, देने वाले ने बोल दो बिल्डिंग, समझो गड़बड़ है ये बात, क्योंकि अगर जो पैसे दे रहा है वो कंपल्शन अगर लगा रहा है तो आप उसको बिल्डिंग फंड में डालें। अगर सामने वाले ने जनरल दिया तो फिर आप उसको कैपिटल में ऐड करो, फिर उससे जो करना है करो। हाँ ठीक है ना। देखो एसेट में जनरली, इस बात को समझो, एसेट में जनरली चीजें जब ऐड होती है ना, तो वो एसेट की वैल्यू ही उसके कैश के जाने से तय होती है। तो कैश गया नहीं है तो टेबल को रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो आप उसको मतलब कि या तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो कि 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया या 10 रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया, कैश नहीं बढ़ेगा बेटा, टेबल बढ़ेगी 10 रुपए से और कैपिटल रिजर्व या कैपिटल में ऐड कर दो, रहे, ठीक है। इस तरीके से अपन उसकी अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन अभी ये देख लो, ठीक है। अगर कैपिटल रिसीट हुई है तो वो कहाँ दिखेगी, रिसीट एंड पेमेंट, मतलब उस चीज का कैश से कोई लेना देना नहीं, क्लियर है, रिसीट एंड पेमेंट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये सब आप जब खरीदते हो तो ये कहलाती है कैपिटल, क्लियर है, क्लियर है। अब
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखो जरा ध्यान से कैसे शो होता है। देखो जो फुल फ्लेजेड, ये लड़की क्या कर रही है? कौन सी पिक्चर? चलो ठीक है ठीक है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। रिसीट एंड पेमेंट हो सकता है दिया हो, या हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हो, तो आपको बनाना पड़ेगा। और क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है बच्चों? तो ये किस तरीके से मूव होगा इसको समझो। हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश की बात कर रहे हैं। जो ऊपर है लाल कलर में वो कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस। जो हरे कलर में नीचे बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग बैलेंस। रिसीट पेमेंट में दोनों बैलेंस आते हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस। और वो कहां पर देखेंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड में, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग। ये क्लियर है? ये कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। हेलो हेलो, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, या उसको क्या बोल सकते हैं? इस साल का ओपनिंग बैलेंस। क्या है? क्लियर? समझ गए? ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है? क्या है ये? अरे ये आया जो बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। देख नहीं रहे हो स्लाइड? बैंक ओडीए कहाँ आएगा? अबे नालायक, लायबिलिटी साइड। ये देखो हाँ ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे दिखाई रहा है ना कि आया है। दूसरा पूछ रहा हूँ ना कहाँ आएगा। ये रही। अरे अभी दो और आइए, तो दो ही, अभी दो और आए। ये तो क्लोजिंग बैलेंस से है। तो वो होता है ना एक बर्स्ट वाला, वो से लो। ठीक है, कैमरे का भी फीचर नया सीख लो आज। ठीक है, ये है क्लोजिंग बैलेंस। क्या है ये? कौन सी चीज कहाँ आएगी उसके बारे में बताया जा रहा है ना। इसका पर्पस ही आपका ध्यान आकर्षित करना है। कोई बात कुछ अबे एक सेकंड। हाँ, ओपनिंग बैलेंस है ये, वो ओवरड्राफ्ट का, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। वो क्लोजिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का, वो लायबिलिटी है। वो क्लोजिंग बैलेंस है, देखो वो वहीं आ गया बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड में। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये वहां आया देखो लायबिलिटी साइड में। नहीं आया समझ में? बैंक ओडी लायबिलिटी साइड में ही आएगा। ये क्लियर है? देखो पेमेंट साइड है लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब समझ में आ रहा है? नेगेटिव बैलेंस है ना ये। क्लियर है? माइनस में